इक्वेशन ऑफ लाइन वीडियो डाल दी बाबू, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था, इसके दो केसेस पढ़े थे हमने। अगर आपको लाइन पर एक पॉइंट पता है और इसके पैरेलल में कोई वेक्टर पता है, बी वेक्टर, तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। और उस लाइन की इक्वेशन होती है आपके पास आर वेक्टर इक्वल टू में प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, राइट। जहां पर ए वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट ए। बाबू पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कृष्णा, ठीक है। ए पॉइंट का जो है वो पोजीशन वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो बी वेक्टर जो है ये आपका ये वाला वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने इसकी वेक्टर फॉर्म बना दी थी, क्या बना दी थी ये वेक्टर फॉर्म लाइन की। इसी तरीके से कार्टेशियन फॉर्म भी होती है ना। कार्टेशियन फॉर्म कैसी होती है आपके पास, x माइनस x1 अपॉन में a, ठीक है, जिसमें ये कौन से एक्स वाई जेड तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, x1 y1 और z1 ये वाले पॉइंट है जो इस पर लाई कर रहा है। और ये जो ए बी सी हैं ये आपके वो जो डायरेक्शन डिनोट कर रहा था ना उसके कोफिशिएंट्स, उसके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अच्छा जी भाई, डायरेक्शन तो कहीं ना कहीं इसका यूनिट वेक्टर भी दिखाएगा, ठीक है। तो एल आई प्लस एम जे और प्लस एन के, तो हम कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन कार्टेशियन फॉर्म को हम कहीं ना कहीं x माइनस x1 अपॉन में l, y माइनस y1 m और z माइनस z1 अपॉन में n भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। मतलब ये चीज, मतलब अगर आपको किसी कोई यूनिट वेक्टर दिया हुआ है और कोई लाइन किसी यूनिट वेक्टर के पैरेलल है मान लो, तो आप उसके एल एम एन को लेके भी इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक ये इक्वेशन थी हमारे पास, राइट, ये वाली, ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। देखो भाई, बेसिक आपके माइंड में होना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले, अगर वो है दिमाग में तो आपको 3D बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, और अगर वो नहीं है तो 3D टफ लगेगा, तुम रिलेट ही नहीं कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि यहाँ दो बातें बहुत पैरेलली काम करेंगे। एक, क्वेश्चन की स्टोरी, क्वेश्चन क्या पूछता है, दूसरा आपका बेसिक। अगर बेसिक कंसेप्ट ही नहीं है तो स्टोरी बनने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। फिर आप सोचो, फिर देखो मजा तब आएगा जब मैं आपको स्टोरी बताऊं, हाँ भाई ये क्वेश्चन है, फिर आप बोलो भैया इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, तब आता है मजा। मैं क्वेश्चन ही दूं, मैं ही बता दूं तो कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो मेरी बात मानिए, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने मैं 3D के करवा रहा हूँ विद बेसिक्स, आप अपने दिमाग में बिठाए पहले, इसलिए करवा रहा हूँ। नहीं तो मैं तो आपको फॉर्मूले बताया था, क्वेश्चन करवाया था, खत्म कहानी, कोई फायदा नहीं है उसका। मैं चाहता हूँ तुम क्वेश्चंस को पकड़ो, क्वेश्चन सीखो कि कैसे करते। जैसे वेक्टर में आपने सीखा ना वेक्टर में, इसी तरीके से 3D में भी सीखो। वो तभी आएगा जब आपको बेसिक कंसेप्ट आएगा, बेसिक कंसेप्ट आ जाए आपको अपने आप आ जाएगा, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन हम तब भी निकाल सकते हैं अगर आपको एक लाइन पे दो पॉइंट पता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बस खाली चीजों को थोड़ा सा। यहाँ ए और ये बी पॉइंट है, तो भी मैं इस लाइन की क्या निकाल सकता हूँ, इक्वेशन, क्योंकि दो वेक्टरों को माइनस करके डायरेक्शन मिल जाएगी। ऐसे ही सोचना है आपको, दो पॉइंट मिल गए तो उन दोनों माइनस करूंगा, उसके उसका वेक्टर मिल जाएगा, उस लाइन पे एक वेक्टर मिल जाएगा, तो जो भी होगी लाइन की डायरेक्शन लैम्डा, वो वही चीज तो होगी, डायरेक्शन मिल गई। और एक पॉइंट को ले लूंगा तो कहीं ना कहीं वापस से वही वाली बात बन गई, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन, नहीं है, ठीक है। हाँ वो कोई सा भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आइए बना देते हैं इसको। इसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है हमारे पास,
वो क्या होती है आपके पास, आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहां पर इसका जो ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है और इसका बी वेक्टर है। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके मैंने कहीं ना कहीं ए बी वेक्टर बना लिया है। क्या बना दिया मैंने, ए बी वेक्टर। और इस ए बी और ये जो ए बी वेक्टर है ये डायरेक्शन दिखा रहा है, तो देखो मैंने इसको लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया डायरेक्शन को, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके और प्लस में ए वेक्टर। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी वाली फॉर्म ही है, बस पुराने वाले में क्या था, एक पैरेलल वेक्टर दिया होता तो वो डायरेक्ट मिल गया था आपको वहां से, तो इसकी जगह बी वेक्टर लिखा हुआ था। यहाँ पर क्या लाइन पे ही 2 पॉइंट दे दिए तुम्हें, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके तो डायरेक्शन जनरेट हो जाएगी। डायरेक्शन जनरेट होते उसको ए वेक्टर के साथ प्लस करके लिखवा देना, लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी होती है। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कैसी होती है साहिल बताओ। कुछ नहीं पढ़ के आते वाई टू माइनस में वाई वन, जेड माइनस में जेड वन अपॉन में, ये होती है आपके पास कार्टेशियन फॉर्म। ये है वेक्टर फॉर्म, ये है कार्टेशियन फॉर्म। भाई आप फॉर्मूले याद कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे यार, लग नहीं रहा है, सच बताओ, दिमाग खराब होता है मेरा जब मैं तुमसे फॉर्मूले पूछता हूँ, तुमसे बताने को नहीं होता ना। ठीक है, अच्छा जी, नाउ एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल। फॉर्मूला है आपके पास, देखो भाई एक लाइन होगी तो आप मानते हैं ना उसकी कोई डायरेक्शन होगी, मानते हो ना इस बात को, तो इस बात को तो आप झुटला नहीं सकते। और यहाँ पर एक और यहाँ पे एक और लाइन होगी तो भाई इसकी भी डायरेक्शन होगी, हालांकि पॉइंट भी होगा। आप ये भी कहते हो भैया पॉइंट भी तो होगा, हाँ जी पॉइंट होगा बिल्कुल बिल्कुल होगा, लेकिन डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, डायरेक्शन होगी। b1 वेक्टर और यहाँ b2 वेक्टर डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं, तो इन डायरेक्शनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा ना वही आपका इन दो लाइनों के बीच में भी क्रिएट होगा। अच्छा, डायरेक्शन कौन डिनोट करता है, वेक्टर। तो दो वेक्टरों के बीच में डायरेक्शन, दो वेक्टरों के बीच में एंगल कैसे निकालते थे तुम, याद करो, cos थीटा के थ्रू नहीं निकालते थे, क्या करते थे, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में और मैग्नीट्यूड ऑफ, तो दो लाइनों के बीच में भी यही फॉर्मूला है। हाँ जी बाबू ये दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला, अगर मैं क्रॉस लगा दूंगा यहाँ पर तो वेक्टर नहीं बन जाएगा, और परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा उसका थीटा से क्या लेना देना। ठीक है, हालांकि चलो ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को। ठीक है, अच्छा जी, अब भैया यहाँ पर अब आप इसके बारे में बात कर सकते हो कि भैया यहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सटेंड हो जाएंगी, तो ठीक है हमें समझ में आ रहा है आप इस थीटा की बात कर रहे हो इसके थ्रू, लेकिन एंगल तो ये भी है इन्हीं दो लाइनों के बीच में, तो इसके बारे में बात नहीं करी आपने। हाँ जी, देखो एक थीटा वन, देखो ये जो आपको वैल्यू देगा ना, ध्यान रखना ये मॉडुलस वैल्यू होगी, कैसी होगी ये, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव, मतलब आप इसके आगे मॉडुलस लगा लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब तुम रिलेट करना, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये ऑल है और ये क्या है, साइन है, याद है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में थर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ, इसकी और इसकी, इनकी क्यों नहीं कर रहा वो आप मुझे बताओगे, अभी देखते हैं कौन कितना दिमाग लगा लेता है। मैं सिर्फ अभी फिलहाल के लिए इस वाले रीजन की और इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो अगर ये एंगल, अगर ये चीज नेगेटिव हो जाएगी तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सही है। अगर मैं इसको पॉजिटिव का रख रहा हूं इसका मतलब मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो चीजें आती हैं वो लेस देन 90 होती हैं, तो इसका मतलब यहाँ जो मुझे एंगल मिलेगा वो छोटा वाला मिलेगा, मतलब एक्यूट मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है तुम्हारे, पक्का, ठीक है। अच्छा जी,
मैं यहाँ पर दूसरा वाला एंगल अगर मुझे निकालना है, तो अगर एक एक्यूट है तो तुम बताओ दूसरा वाला कैसा होगा? दूसरा वाला कैसा होगा? ऑब्ट्यूज होगा, एक्यूट होगा? रिलेट करो, रिलेट करो। ऑब्ट्यूज होगा ना भाई, ये स्ट्रेट 180 है ना, तो एक एक्यूट है। एक्यूट एक एंगल बताओ मैं कोई सा भी, 60 डिग्री, 60 मान लो, तो थोड़ा और बड़ा मान लेते हैं, 89। ठीक, ये वाला कितना होगा? 91 हो गया ना ऑब्ट्यूज। ठीक है, हाँ जी। तो मतलब आपको फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, मतलब अगर इसका ये पॉजिटिव हो रहा है ना, इसका मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिल रहा है। तो मतलब ये चीज आपको हमेशा एक्यूट एंगल देगी। कैसा एंगल देगी? एक्यूट। और दूसरा वाला निकालने के लिए आपको इसको 180 में से क्या करवाना पड़ेगा? माइनस, तब जाके मिलेगा आपको दूसरा एंगल। तो अगर दोनों एंगल निकालने हैं तो बिल्कुल जी पहला वाला निकालो, तो दूसरे वाले को उसमें से क्या करवा देना? माइनस। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आइडिया भी आ जाएगा आपको। पूछो, टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें, पता है। चलो एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर से 2 क्वाड्रेंट क्यों लिखे, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं गया बताओ? 2 लाइनें जब क्रॉस करती है ना बाबू इतना सोचना भी तो पड़ता है ना। जैसे साहिल है हमारा, साहिल तेवतिया जी को तो कोई रिलेट ही नहीं है, हम तो क्लास स्टूडेंट है, हमको सब पता है। ठीक है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब 2 लाइनें क्रॉस करती हैं तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब 180 तक हो सकता है। 360 का मतलब रिफ्लेक्स कैसे हो जाएगा एंगल? ठीक है बाबू प्लीज, बाद में बाबू प्लीज पढ़ा लेने में। तो मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में, आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए कि अगर आपने निकालना है तो b1 डॉट, जहाँ पे b1 क्या है? साहिल तेवतिया जी बताइए, b1 क्या है? पहले वाले उसका क्या? पहले वाली लाइन का डायरेक्शन है। वेरी गुड, यही बात आपने ध्यान रखनी है। अपॉन में पहली वाली लाइन का वेक्टर है, हाँ वो भी चल जाएगा। मतलब आप फॉर्मूले तो लिखें लेकिन याद रखें कि कौन क्या चीज है। अच्छा, इसका अगर वेक्टर फॉर्म अगर लिखना, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा है, इसका आप चाहो तो इसका कार्टेशियन फॉर्म तो नहीं है, बट इसका एक और तरीका भी है। इनकी बातों, इनकी वैल्यूज को लिख दो। जैसे b1 वेक्टर है तो इसका a i प्लस b j प्लस c k, कुछ तो डायरेक्शन तो ऐसी डिनोट होती है ना। तो भाई पहली वाली लाइन रही होगी, लाइन L1 रही होगी, तो इसका जो b1 वेक्टर जो रहा होगा वो कहीं ना कहीं a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k ऐसे करके रहा होगा। ठीक है, और ऐसे दूसरा वाला भी रहा होगा, b2 लाइन जो रही होगी उसका क्या रहा होगा? a2i प्लस b2j और प्लस c2k। तो इनको जो हम डॉट करवाएंगे तो i वाला, j वाला और k वाला, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड है, तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। हाँ, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड ना बताओ, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ध्यान रहेगा। मतलब ऐसे, हालांकि करने को तो ऐसे भी करते हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो चीज समझ में आ जाए, जो चीज बेटर लगे, बात एक ही है। अच्छा जी, एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर, मैं अगर इस चीज को इन सबको अलॉट करवा दूं, मतलब a1 a2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, और प्लस में b1 b2। इसी तरीके से इसको भी मिलेगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, और ऐसे ही करते हुए c1 भी, c1 c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस। हाँ भाई साहिल बताओ, मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे? कुछ तो बात है जो मैं इतना लंबा चौड़ा लिख रहा हूँ इसको, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। बताओ भाई आशीष, रिलेट करो यार, ये चीज क्या देगा मेरे को बताओ? यूनिट वेक्टर L1 देगा, यूनिट वेक्टर देगा डायरेक्शन का, L1 देगा ये क्या चीज देगी? ये क्या देगा? M1
प्लस n1 n2। सही बात है ना? हाँ क्या कह रहा है दोबारा बोलो। अरे वो पूरा वेक्टर ही तो करते हैं बाबू, ये चीज दोनों को अलॉट होगी, इसको भी अलॉट होगी, इसको भी अलॉट होगी, इसको भी अलॉट होगी। वही बात तो लिखी है। चलिए प्लीज। तो मतलब आपके पास जो है, जो समझने की बात है यहाँ पर वो क्या चीजें हैं वो देखिए। मैं ओवरऑल यहाँ पर एक समरी बता रहा हूँ आपको कि cos थीटा इक्वल टू में b1 डॉट b2 मैग्नीट्यूड अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। सही है ना? गलत तो नहीं लिखा? कहीं ना कहीं ये भी बात है a1 a2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस। गलत तो नहीं है? और L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये तीनों ही मुझे क्या देते हैं? एंगल्स देते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि मतलब जो वेक्टर डायरेक्शन दिखा रहा है लाइन की, उसका जो यूनिट वेक्टर है उसको भी अगर मैं डॉट कर दूं उसके साथ, क्योंकि दोनों डायरेक्शन ही तो दिखा रहे हैं। और नीचे के देखो देखो, इतना घबराने वाली बात नहीं है। मान लो अगर मैंने B1 कैप ले लिया, मतलब ये बात देखो मैं लिखी हुई है, डायरेक्शनों की तो बात हो रही है, तो यहाँ B2 कैप कौन सा गलत है? अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का कैप का मैग्नीट्यूड। भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका क्या हुआ? ये तो L1I प्लस M1J प्लस N1K प्लस L2I प्लस, तो भाई मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो मिलेगा। गलत थोड़ी है बात, सही है ना? तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं ये चीज भाई मुझे बात बताओ, यूनिट वेक्टर क्या कैरी करता है? सिर्फ डायरेक्शन कैरी करता है। L1I प्लस M1J प्लस N1K, डायरेक्शन को साइन से तो कैरी करता है। ऐसे B2 भी कैरी करेगा, L2I प्लस M2J प्लस N2K। सही है? तो ऊपर में जो डॉट करूंगा तो यही वाली बात मिलेगी ना भैया। और अपॉन में ये मैग्नीट्यूड क्या दिखाएगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और इसका भी 1, तो ये बात तो बनी बनेगी, तो ऊपर यही तो मिलेगा। तो ऐसे भी आता है और ऐसे भी है, बात एक ही चीज नहीं है। ये क्लियर है? तो आपको ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना। अच्छा, दो लाइन है, अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, कैसी है? परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब cos 90 कितना हो जाएगा भाई? cos 90 0। तो ये मैग्नीट्यूड वाली बात यहाँ खत्म हो जाएगी। तो मतलब उनके जो डायरेक्शन जो कैरी कर रहे हैं उनका डॉट कितना हो जाएगा? If lines are perpendicular, line L1 is perpendicular to line L2। सही बात है भाई। देखो हमने एंगल के बारे में बात कर ली, तो उसके दोनों केसेस के बारे में बात करनी पड़ेगी ना। पैरेलल कब होते हैं और परपेंडिकुलर कब होते हैं? परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनकी जो डायरेक्शन जो डिनोट कर रहे हैं जो वेक्टर्स, उनका डॉट क्या हो जाए? 0 हो जाए। भाई वो जो डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं वो एक वेक्टर है, वो वेक्टर जो भी है अगर वो दूसरे वाले वेक्टर के साथ डॉट करके अगर 0 बना देता है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइनें भी आपस में एक दूसरे के साथ क्या बना रही हैं? परपेंडिकुलर। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। और अगर B1 अगर L1 पैरेलल है L2 के, बिल्कुल सही बात है, तो इनके रेशियोज कैसे होंगे? सेम होंगे। तो इसका मतलब A1 अपॉन में A2 इक्वल होगा भाई, जैसे वेक्टरों में नहीं होता था ऐसा ही सेम केस है लाइन का भी। क्योंकि लाइन का परपेंडिकुलर होना या पैरेलल होना तो वेक्टर से ही डिपेंड करता है, तो वेक्टर जो बिहेव करेगा वही लाइन बिहेव कर देगी। समझ में आ रहा? ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट चीज और देख लेते हैं। तो हम लोगों ने एंगल्स के बारे में बात कर ली। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेते हैं।
भाई ये वाला पार्ट जैसे पूछो वही बताए, ये वाला पार्ट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है? उनका डॉट हाँ, उनका जो डॉट है वो लाइनें कैसी हैं? परपेंडिकुलर। ये बात जानना है। तो अगर डॉट करके अगर इनको ही अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब लाइनें कैसी हैं? परपेंडिकुलर। याद रहेगा? हाँ भाई। वेरी गुड, वेरी नाइस। बस इतना ही काफी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइनों के बीच में। स्क्यू लाइंस तो मैंने कल ही आपको बता दिया था, जो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती है 3D में, प्लस पैरेलल भी नहीं होती है, मतलब उनके प्रोपोर्शनल भी नहीं होती हैं, ऐसी लाइनें स्क्यू लाइन कहलाती हैं। अब इन स्क्यू लाइंस के बीच में आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। स्क्यू लाइंस जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एरोप्लेन। जब कभी भी आगे बैठ समझ गए आपस में कभी बीच होंगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बस प्लीज, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस हमें निकालना है भाई। देखो पहली वाली लाइन लिख रहा हूं मैं, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b1 वेक्टर, और यहाँ पे जो आपके पास ये दूसरी लाइन होगी, ये आपके पास है a2 वेक्टर प्लस म्यू ऑफ b2 वेक्टर। भाई कोई अलग कांस्टेंट है उसमें? ठीक है। अगर आपने इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा आपके पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। समझ रहे हैं ना यहाँ b1 b2 क्या है? लाइनों के डायरेक्शन को जो डिनोट कर रहे हैं वो b1 और b2 है, उसका क्रॉस करवाना है और डॉट करवाना है आपको a2 माइनस a1 के साथ, और अपॉन में b1 क्रॉस b2 वेक्टर के साथ क्या करवाना है इसका मॉड्यूलस। माइनस नहीं आता है कहाँ पर? क्रॉस आता है a2 क्रॉस माइनस आता है, क्रॉस आता है, माइनस होता है a2 माइनस a1, क्रॉस नहीं आता। आगे तो क्रॉस है पीछे माइनस। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए चलिए यहाँ बात कर रहे हैं इस चीज पर और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये फॉर्म समझ में आई आपको? तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस निकालना है, देखो हरियाणा बोर्ड में ना ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। वेरे सीबीएसई बोर्ड में इनमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, मतलब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर के लिए आएगा, फॉर्मूला जिसको याद है वो, क्योंकि इसमें काफी कर रहा काम है ये चीज। उसमें डिटर्मिनेंट भी निकालना है, फिर मल्टीप्लाई भी करना है, फिर अपॉन में करना है, फिर नीचे वाले का डॉट प्रोडक्ट भी करना है, मतलब मॉडुलस निकालना है, तो 2 नंबर के लिए बनता है। लेकिन हरियाणा बोर्ड में यही क्वेश्चन 4 नंबर का बनता है, ठीक है। तो मैं ये चीज चाहता हूँ जब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास फॉर्मूले के, तो व्हाई टू वेस्ट द टाइम, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्लियर है आपको, समझ में आया? अच्छा जी, अब B1 और B2 डायरेक्शंस दिखा रहे हैं दोनों लाइनों की, वेयरएज A2 और A1 सॉरी A2 माइनस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आपको उन लाइनों पे वो पॉइंट्स बता रहे हैं, पॉइंट की पोजीशन वेक्टर। अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड नीचे कैलकुलेट करना। मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं वो भी मैं चीज आपको बता ही चुका हूँ पहले। ये डायरेक्शन बता रहे हैं। ये तो डायरेक्शन हो गया, ये लाइनों की डायरेक्शन तो बताते हैं। बस इतना ध्यान रखो कौन कहाँ का रोल प्ले कर रहा है। ऐसा ना हो कि आपको फॉर्मूला तो याद है और आप ये भूलेंगे कि इसमें लाइन में ये चीज कहाँ है, ठीक है। अच्छा जी, इसका आपके पास दूसरा वाला फॉर्म देख लीजिए, वो है x2 माइनस x1, हाँ जी कार्टेशियन वाला, y2 माइनस y1, कार्टेशियन फॉर्म देख लीजिए इसके, और z2 माइनस z1, और नीचे में आपके पास रहेंगे यहाँ पर a1 b1 और c1, पहली वाली लाइन के सारे डायरेक्शन वाले, ठीक है। देन a2 b2 और c2, और अपॉन में नीचे तो मैग्नीट्यूड है और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, इसी से बना दिया इन्होंने। देखो आप इधर भी समझ सकते हो, b1 c2 माइनस b2 c1। जब इसके नीचे लिख रहे हो इसको छोड़ दो, इनके बारे में बात करो। और जब इसके बारे में बात करेंगे तो a1 c1 a2 और माइनस c2 a1,
इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और जब आप इसकी बात करेंगे तो मतलब यहाँ से शुरुआत करनी है हमेशा राइट साइड से। बाबू पढ़ाया था, क्यों नहीं पढ़ाया था। और इसी तरीके से ये वाला a1 b2 माइनस a2 b1, देखो पैटर्न है एक, हालांकि एग्जैक्ट नहीं है इसके जैसा, लेकिन पैटर्न है लगभग। तो अगर आप इसको याद रख सकते हैं, वरना इसको तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। कोई लाइन अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में समझ में नहीं आ रही है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, फिर वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल जाएगा, पर आंसर मैटर कर रहा है, ठीक है। कार्टेशियन वाली को उसके ए बी सी तो मिल ही जाएंगे, नीचे के जो डायरेक्शन होंगे ए बी सी डायरेक्शन मिल जाएंगे, और x माइनस x1 उसमें x1 y1 और z1 मिल जाएगा, तो वो आपका a वेक्टर होगा। तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर कर दीजिए, ठीक है। बाबू जब टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी मैं फिलहाल फॉर्मूले कवर अप कर रहा हूँ। आपको 2 लाइनों की इक्वेशन दे देगा, मैं बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको कि 2 लाइनों की इक्वेशन दे देगा आपको, और आपको बोलेगा ये बताओ इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। कुछ नहीं कह रहा है वो आपसे बाबू आशीष। ठीक है बाबू, ओके नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं 3D में तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, उसी को देखिए भाई। अगर 2 पैरेलल लाइंस है तो उनकी ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है, या प्रोपोर्शनल होगी, जो भी चीज है, ठीक है। तो b इक्वल टू में b वेक्टर को हम क्रॉस कराएंगे किसके साथ, a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ, और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। इसमें आपने b को क्रॉस करवाना है a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ, और अपॉन में b का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवाना है। कौन सा, हाँ ये वाला डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, दिस इज d। मॉडुलस है ये, ध्यान रखिएगा इस बात को, मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं चाहता हूँ कि कल आप अच्छे से पढ़ के आए इनको, ठीक है। और इस पे बेस्ड हम लोग आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिख रहा हूँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। देखिए एक लाइन की इक्वेशन आपके पास ऐसी दी हुई है उन्होंने, ये पैरेलल वाले की कार्टेशियन फॉर्म नहीं है ना, कार्टेशियन फॉर्म नहीं है भैया खत्म फॉर्मूला इतने ही। हाँ जी इतने ही भैया वो भी तो लैम्डा करके वो पे कार्टेशियन फॉर्म वैसे आप बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो बोलो बनाओ, बना दो। नहीं उसकी कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास पूछेंगे क्यों, अच्छा हाँ पूछ सकते हैं, पूछने को वैसे सही बात है। नहीं बस इतने ही लाइंस के इतने ही लाइंस के बाबू, लाइंस बाबू लाइंस के हैं। अभी लाइंस में हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे, फिर लाइंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जो क्वेश्चंस आउट ऑफ द एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस है। उसके बाद जब लाइन का कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा फिर देन वी विल मूव टू द पैरेलल, वी विल मूव टू द प्लेन्स, ठीक है। अभी आप लोगों की तरफ से जो काम है वो सिर्फ इतना है, जो मेरे ऊपर आप एहसान करो कि आप फॉर्मूले याद करके आए। एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा, ओके करो एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज करके आए, डाउट्स को लेके आए, ठीक है। ये चीज कर दो बस मेरे लिए, इतने में काफी हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे r वेक्टर आपको दिया हुआ है -4k प्लस लैम्डा, यहाँ पे 2i प्लस 3j और प्लस 6k, और यहाँ पे r वेक्टर आपके पास 3i प्लस 3j और -5k प्लस में म्यू 2i प्लस 3j और प्लस 6k। ये आपके पास पहली वाली लाइन है, ये आपके पास दूसरी वाली लाइन है। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था भाई, पहले तो मुझे बताओ ये दोनों लाइनें पैरेलल लेंगे, डायरेक्शनों को देख लो, रिलेट करें।
हैं? हम रेशियो से बराबर है ना, रेशियो लाइन पैरेलल नहीं है ये? देख वही वाली 4 और 5 रेशियो बराबर में कैसे है पैरेलल? अरे ओए बी वेक्टर देखेंगे डायरेक्शन के लिए। तुम ए वेक्टर क्यों देख रहे हो, बी वेक्टर क्यों नहीं देख रहे यार? लैम्डा के बाद वो लिखा होता है यार, तुम्हें इक्वेशन ही नहीं पता यार, तभी तुम्हें गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर। वो रिलेट ही नहीं कर रहा डायरेक्शन को, कोई भी रिलेट वाली बात नहीं है, मतलब आप नहीं देख रहे हो यार, समझ क्यों नहीं रहे हो? यू आर वेस्टिंग माय टाइम। तुम रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो कि दोनों लाइनों को पैरेलल कैसे देखते हैं, डायरेक्शनों को रिलेट नहीं कर रहे। ये डायरेक्शन वेक्टर है, ये दूसरे का डायरेक्शन वेक्टर है, इनको क्यों देख रहे हो? ये तो वो पॉइंट वाले हैं। दिमाग खराब कर रहे हो उसी बात पे। डायरेक्शन के कोएफिशिएंट्स को देखो, रेशियोज बन रहे हैं ना, पैरेलल है, दो लाइनें पैरेलल है ये। बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन में क्या रहता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। निकालो इसको फटाफट करके। बाबू इसमें b1 और b2 अलग अलग नहीं होते, जब लाइनें पैरेलल होती है तो सेम होते हैं। निकालिए फटाफट भाई। देखो एक क्वेश्चंस करते टाइम ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई चीज आपको क्या चीज दे रही है। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्टेंस निकालना है हमें, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ जी, मतलब इससे जो आंसर मिलेगा वो मुझे एक नंबर मिलेगा, इस बात को समझो, ना कि एक वेक्टर। अच्छा जी, अब a2 माइनस a1 अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, वेक्टर। और अगर मैं किसी को उस वेक्टर को अगर मैं b के साथ क्रॉस करता हूं तो भी मुझे क्या मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेल अंडरस्टूड है कि यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि मुझे वेक्टर नहीं लाना, मुझे क्या लाना है, स्केलर क्वांटिटी। और नीचे से यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। मतलब ये चीजें आपको फॉर्मूला याद रखने में मदद करेंगी कि भाई यार ऑब्वियस बात है डिस्टेंस कभी भी वेक्टर तो होगा नहीं, तो बाहर मॉडुलस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बाबू? ये आप मॉडुलस समझ लीजिए पॉजिटिव रखने के लिए। डिटरमिनेंट तब होता है जब इससे एक वेक्टर मिल रहा होता है। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ाएं इस क्वेश्चन को। मैं करूं? एक नहीं है इसका आंसर, 293/7 है, अंडर 293/7 है। अंडर रूट 293/7। अच्छा अपॉन 7 है, सॉरी मैं 3 क्यों लिखा मैं, हाँ अंडर रूट 293/7। ये क्लियर है, समझ में आ रही है आपको बात है? अच्छा जी, अब आइए एक बार थोड़ी सी एक्सरसाइज और देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक्सरसाइज हालांकि आपको खुद करनी है। ठीक है, डाउट होंगे मुझे पता है, वो डाउट्स हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लगा। शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। भाई 3 लाइनें हैं आपके पास, देखो लाइन L1 उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं 12/13 -3/13 -4/13। लाइन L2 है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस है 4/13 12/13 और 3/13। और ऐसे ही लाइन L3 है, उसके हैं 3/13 -4/13 और 12/13। क्वेश्चन क्या पूछा है, शो करो कि ये एक दूसरे के म्यूचुअली। भाई दो लाइनें कैसे शो करोगे परपेंडिकुलर? क्रॉस बकवास नहीं चाहिए। मैं ये बात पूछ रहा हूं आपसे कि कैसे शो करोगे कि लाइन L1 और L2 एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ये शो करना है, कैसे करोगे? हाँ, इन दोनों के जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस है उनका डॉट भी क्या होना चाहिए, 0। अभी तो बताई थी मैंने ये बात है, L1 L2 प्लस M1 प्लस N1 N2 इक्वल टू कितना आ जाए अगर 0, तो ये बात कंफर्म हो जाएगी दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ऐसे इन दोनों के बीच में कर दिया, फिर इसके और इसके बीच में कर देना, फिर ऐसे इसके और इसके बीच में, तीनों लाइनें आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मनीष? ठीक है,
फॉर्मूलेज जिस बच्चे को याद होंगे, जो बच्चा समझ के आएगा फॉर्मूलाज को, उसको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो कि 1, -1, 2 और 3, 4, -2 से पास कर रही है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। वो लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन से जो कि 0, 3, 2, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा प्लीज, और 3, 5, 6 से मुझे ये शो करना है कि ये वाली लाइन जो है मेरी L1, ये इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ये शो करना है। तो भैया दो कैसे पॉइंट शो हमें करेंगे? पता है, 2 पॉइंट्स हमें पता है। किस पे? L1 पे। L1 पे 1 पॉइंट पता है, हम L1 पे 1 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट तो पता है। फिर क्या करेंगे? मेरे हिसाब से भैया इसमें भी ऐसे जैसे डॉट करके निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालें इससे, ये बताओ पहले मुझे, मैं क्या करूं? सही कह रहे हो, कह तो सही रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे बता कैसे करें। एंगल निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, बोलो गगन। ये इन दोनों को डॉट कर देंगे, एक वेक्टर तथा है, ऐसे इनको कर देंगे, माइनस करके इन दोनों का एक वेक्टर बन जाएगा। एक वेक्टर, सही बात है, एक वेक्टर बन जाएगा। चल ठीक है, एक मिनट रुक जावे। एक लाइन पे तुम्हें 2 पॉइंट पता है, उनको माइनस कर दोगे, एक वेक्टर जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और बता, दूसरी लाइन का वेक्टर जनरेट कर लो, दूसरी लाइन का भी वेक्टर जनरेट कर दिया। चल और बता। अब इन दोनों को डॉट करा दो, जो 2 वेक्टर आते हैं उन दोनों का डॉट करा दूं बस खाली। सही कह रहा है, लेकिन इस बात को समझो कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 करके अगर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर। यही अप्रोच चाहता हूं मैं तुम्हारे माइंड में, कि ये बने कि एक लाइन पे 2 पॉइंट पता है, डायरेक्शन निकाल देंगे, ये 2 पॉइंट हो गया, डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन का डॉट 0 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ ऐसे बनेंगे कुछ। ठीक है, चलिए इसको देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। साहिल, जितनी भी मैंने लाइन अभी तक वीडियो डाले हैं इसके 3D के, नहीं देखना तो तोड़ूंगा कल बेटा, तेरे ऊपर ही नजर रहेगी मेरी कल, तेरे से पूछूंगा सारे सवाल। शो दैट द लाइन थ्रू द दिस, एक लाइन जो है वो इससे पास कर रही है 2 पॉइंटों से, 4, 7, 8 और 2, 3, 4, वो पैरेलल है इस लाइन के जो कि पास कर रही है इन पॉइंटों से, -1, -2, 1 और 1, 2, 5 से। बताओ कैसे करोगे? ये दोनों पैरेलल कहलाएंगे, ये दोनों पैरेलल हैं, ऐसा शो करना है। इसका 2 पॉइंट का एक वो बन जाएगी, ऊपर वाले बन जाएगी, कंपेयर कर लो, इक्वल आते हैं, ठीक है, पैरेलल है नहीं आपको। बस यही माइंड सेट होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, आप एक काम करिए, आप 11.2 एक्सरसाइज करके आइए, 17 क्वेश्चन है, ठीक है, और जितने होते हैं ठीक, जितने नहीं होते मुझे बताएं कल, ठीक है? चलिए, और फॉर्मूले सारे पढ़ के आए। That's all for today. Thank you.